आज बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर क्रिमिनल संगठनों में से एक की, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल या शॉर्ट में CJNG। इनके इतनी तेजी से बढ़ने की कहानी असल में क्रूरता, प्रोपेगेंडा और पावर के एक बहुत ही खतरनाक खेल की कहानी है। तो चलिए शुरुआत एक बयान से करते हैं। साल था 2020 और अमेरिकी अधिकारियों ने CJNG को क्या कहा? सबसे बड़ा आपराधिक ड्रग खतरा। बस ये एक लाइन ही इस ग्रुप की ग्लोबल अहमियत बताने के लिए काफी है। और इनका साइज कितना बड़ा है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। अंदाजा है कि इसमें 18,800 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। सोचिए, ये किसी गैंग की नहीं बल्कि एक छोटी मोटी आर्मी जितनी तादाद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर CJNG मेक्सिको और अमेरिका के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना कैसे? जवाब है क्योंकि ये एक नए ही तरह का कार्टेल है, एक पैरामिलिट्री पावर। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने ऑफिशियली CJNG को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। और ये फैसला क्यों लिया गया? उनकी बेहिसाब हिंसा और अस्थिरता फैलाने की वजह से। मतलब, ये लोग ड्रोन और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आखिर ये संगठन इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक पावर वैक्यूम से, जो एक दूसरे कार्टेल के खत्म होने से बना था। तो हुआ ये कि 2009 में मिलेनियो कार्टेल टूट गया। उसके टूटने से दो गुट सामने आए, एक था CJNG और दूसरा ला रेसिस्टेंसिया। फिर क्या था? कंट्रोल के लिए दोनों के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई। इस जंग में CJNG ने ला रेसिस्टेंसिया को हरा दिया और उसके पूरे स्मगलिंग नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लिया। और बस यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई। अब CJNG का इतनी तेजी से फैलना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ दहला देने वाली हिंसा और दूसरी तरफ बहुत ही चालाकी से किया गया पब्लिक रिलेशन यानी PR। और ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा कामयाब रही कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 6 महीने के अंदर CJNG का ऑपरेशनल नेटवर्क एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया और साल 2012 आते आते वो एक बड़ी ताकत बन चुके थे। उनकी प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और बड़ा उदाहरण था माटा जेटास। इसका मतलब है जेटा किलर्स या जेटास के हत्यारे। असल में यही उनका शुरुआती नाम था। उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई जैसे वो कोई मसीहा हो, एक ऐसा ग्रुप जो अपने दुश्मन लॉस जेटास को खत्म करने आया है, और इल्जाम ये लगाया कि लॉस जेटास आम लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन इस मसीहा वाली इमेज के पीछे की सच्चाई बहुत भयानक थी। उन्होंने पब्लिक में मास मर्डर्स की एक ऐसी सीरीज शुरू की जो दिल दहला दे। देखिए, सितंबर 2011 वेराक्रूज में 35 लाशें, अगले ही महीने अक्टूबर में 67 और फिर नवंबर ग्वादलहारा में 26 और मई 2012 में जालिस्को में 18 टुकड़ों में बटी लाशें मिली। ये उनका तरीका था, अपनी मौजूदगी का ऐलान करने का और दुश्मनों के दिल में खौफ भरने का। और उनके इस दौरेपन का सबसे बड़ा सबूत देखना है तो 2011 के वेराक्रूज हत्याकांड को देखिए। वहां लाशों के पास एक मैसेज छोड़ा गया था। लिखा था, अब और वसूली नहीं होगी, अब बेगुनाह लोग नहीं मारे जाएंगे, इस इलाके का अब एक नया मालिक है। सोचिए, इतनी भयानक हिंसा के साथ इंसाफ का मैसेज, बस यही उनकी पहचान बन गई। तो एक तरफ था उनका प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ हकीकत, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। प्रोपेगेंडा में वो खुद को मैक्सिकन लोगों की आर्मी बताते थे जो वसूली और किडनैपिंग के खिलाफ लड़ रही है, यहां तक कि पैंडेमिक में बच्चों के खिलौने तक बांटे। लेकिन असलियत थी बेहिसाब हिंसा, ट्रेनिंग के दौरान कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण, और 2018 में हजारों आम लोगों के साथ साथ 130 से ज्यादा पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का मर्डर। तो सवाल है कि ये पूरा संगठन चलता कैसे है? इनकी ताकत सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग से नहीं आती, बल्कि एक बहुत बड़ा और फैला हुआ क्राइम एम्पायर है। हाँ, कोकेन और मैथ की ट्रैफिकिंग से इन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, ये बात सही है। लेकिन CJNG ने मेक्सिको की लीगल इकोनॉमी में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। फ्यूल की चोरी हो, एवोकाडो या टॉर्टिला जैसे बिजनेस से वसूली हो, हथियारों की तस्करी हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनके रेवेन्यू का हिस्सा है। और देखिए, क्राइम की ये दुनिया अकेले नहीं चलती। CJNG भी दोस्त और दुश्मन के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में काम करता है। एक तरफ जुआरेज और गल्फ कार्टेल जैसे उनके साथी हैं, तो दूसरी तरफ सिनालोआ और लॉस जेटास जैसे जानी दुश्मन।
इससे पता चलता है कि CJNG देश और दुनिया के क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कितना अंदर तक शामिल है। अब आते हैं कहानी के मौजूदा दौर पर। अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि कार्टेल के फाउंडर की मौत ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। इसे एक युग का अंत कह सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई मार्च 2017 में, जब अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई और एक टॉप कमांडर ने अलग होकर नुएवा प्लाजा कार्टेल बना लिया। फिर आया 22 फरवरी 2026, जब फाउंडर नेमेशियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता था, मैक्सिकन आर्मी के हाथों मारा गया। और आज एक खतरनाक पावर वैक्यूम बन चुका है। एल मेंचो की मौत ने हालात को और भी ज्यादा अस्थिर इसलिए कर दिया है क्योंकि उसका बेटा और वारिस एल मेंचिटो वो तो अमेरिका की जेल में बंद है। इसका सीधा मतलब यह है कि कमान संभालने के लिए परिवार से कोई साफ दावेदार है ही नहीं। तो अब इस खाली गद्दी के लिए कौन कौन लड़ रहा है? कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो CJNG एम्पायर पर कब्जे के लिए आपस में भिड़ सकते हैं। इनमें है रिकार्डो रूइज वेलास्को यानी LRR, ऑडियास फ्लोरेज यानी एल जार्डिनेरो, ह्यूगो मेंडोजा गैतान यानी एल सापो और जुआन कार्लोस वैलेंसिया गोंजालेज एल पेलोन। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अपने फाउंडर के जाने के बाद और कोई वारिस न होने की वजह से क्या CJNG आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाएगा, या फिर कोई नया लीडर उभरेगा जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा? इस सवाल का जवाब ही मेक्सिको के सिक्योरिटी का भविष्य तय करेगा।